हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। जैसा कि आपको पता है कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ईंधन के बारे में बताया था। रसायन विज्ञान के साइंस के टॉपिक के अंदर हमने ईंधन की डिस्कस किया था। ईंधन क्या होता है, फ्यूल, इसकी विशेषता की अपन ने डिस्कस कर लिए थे। चलिए आज हम बात कर लेते हैं ईंधन का ऊष्मीय मान। ईंधन का ऊष्मीय मान सिंपल से है कि ईंधन का ऊष्मीय मान जो हमेशा उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। और हमेशा इसको किलो कैलोरी में या किलो कैलोरी में हम व्यक्त करते हैं या हम जूल में इसको व्यक्त करते हैं। दोस्तों, यदि अपने से कोई पूछ लिया जाए कि ईंधन का ऊष्मीय मान किस में व्यक्त किया जाता है, तो आपको बताना ईंधन का ऊष्मीय मान हमेशा उच्च होना चाहिए। और इसे व्यक्त करने के लिए हमें किलो कैलोरी, कैलोरी या जूल का प्रयोग करते हैं अपन। दोस्तों, किसका प्रयोग करते हैं? किलो कैलोरी, कैलोरी या जूल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, चलिए तो आज यही ईंधन के टॉपिक में आगे की सिलसिला अपन जारी करते हैं और अपन चलते हैं ईंधन का ऊष्मीय मान के बारे में डिस्कस। ईंधन का ऊष्मीय मान, ईंधन का ऊष्मीय मान। यदि अपने से कोई पूछ लेता है ईंधन का ऊष्मीय मान, तो आपको ध्यान रखना है कि ईंधन का ऊष्मीय मान हमेशा क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। यदि अपने से कोई पूछ ले तो आपको क्या बताना? ईंधन, किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च यानी अधिक होना चाहिए। अधिक होना चाहिए। ईंधन के ऊष्मीय मान को व्यक्त करते हैं अपन किस में व्यक्त करते हैं? यदि अपने से पूछ लिया जाए कि ईंधन के ऊष्मीय मान को किस में व्यक्त किया जाता, तो ईंधन के ऊष्मीय मान जो होते हैं उसमें जो उत्पन्न होती है उस उत्पन्न ऊष्मा को हमेशा कैलोरी में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है? कैलोरी में व्यक्त किया जाता है। और आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि ईंधन का ऊष्मीय मान किसे कहते हैं, तो किसी भी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम वायु के या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलने के पश्चात प्राप्त होता है। ईंधन का ऊष्मीय मान, ऊष्मा ईंधन की वह मात्रा होती है, ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो 1 ग्राम ईंधन के साथ वायु हो या ऑक्सीजन के जलने के पश्चात प्राप्त होता है। क्या कहलाता है? ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाता है। अर्थात ईंधन के द्वारा जो उत्पन्न ऊष्मा होता है वो उत्पन्न ऊष्मा को हमेशा कैलोरी में या किलो कैलोरी में या जूल में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, ठीक है ना? ईंधन का ऊष्मीय मान, ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम ईंधन वायु या ऑक्सीजन के साथ जलने के पश्चात प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है। क्या कहलाता है? ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाता है। अर्थात ईंधन द्वारा नहीं, जलने के पश्चात, अर्थात ईंधन के जलने के पश्चात उत्पन्न ऊष्मा को कैलोरी या किलो कैलोरी या
जूल में व्यक्त किया जाता है। जूल में व्यक्त किया जाता है दोस्तों। किसमें व्यक्त किया जाता है? जूल में व्यक्त किया जाता है। आपसे पूछा जाता था, आप आसानी से बता सकते हो कि ईंधन का ऊष्मीयमान के द्वारा जो उत्पन्न ऊष्मा होता है उसको किसमें व्यक्त किया जाता है? जूल में व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखना कि सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। ठीक है ना। ये कैलोरी, किलो कैलोरी या जूल को डिनोट कर देता हूं मैं आपको। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट में बात कर रहा हूं, सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का, सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ईंधन का ऊष्मीयमान क्या होता है? अधिक होता है। यदि ऐसे पूछ लिया जाता आप आसानी से बता सकते हो। मैं आपको यह भी बता दूं, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान, किसका मान? ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान अधिक होता है। जब यदि आपके पास कोई ऑप्शन मिले, उस ऑप्शन में यदि पूछे जाए कि सबसे अधिक ऊष्मीयमान किसका होता है, किस प्रकार के ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, तो आपको बताना उसमें हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है दोस्तों। किसका मान? हाइड्रोजन का मान। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा गया है। क्या कहा गया है? भविष्य का ईंधन कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्या कारण है कहा गया है? क्योंकि इसका उपयोग अत्यधिक रूप में अंतरिक्ष यानों में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वलकों में किया जाता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अभी भी इसका प्रयोग कहां किया जाता है, तो आप बता सकते हो कि अभी भी इनका प्रयोग सबसे अधिक जो किया जाता है वो अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। अत्यधिक उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इनको सुरक्षित भंडारण नहीं किया जा सकता दोस्तों। किसको? हाइड्रोजन को सुरक्षित रूप से हम भंडारण नहीं कर पाते हैं, करना कठिन है दोस्तों। ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना है। घरेलू तथा औद्योगिक क्षेत्रों में इस प्रकार के ईंधन हम प्रयोग नहीं लेते हैं। यदि अपने से कोई पूछ लेता है कि हाइड्रोजन का उपयोग क्या घरेलू कार्य में ले सकते हैं ईंधन के रूप में, तो हम नहीं ले सकते दोस्तों। ना ही हम औद्योगिक स्तर पे इनका हम प्रयोग में ले सकते हैं। केवल इनका प्रयोग जो होता है दोस्तों वो अंतरिक्ष यानों में और उच्च ताप ज्वलक पदार्थों में हम इनका प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसका? हाइड्रोजन का। इसका भंडारण करना सबसे कठिन है। कठिन है, सरल नहीं है। क्या है? कठिन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसी में। इसी में बात करें तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का उपयोग अंतरिक्ष यानों में एवं उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वलक पदार्थों में किया जाता है। ठीक है ना। पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। किसका? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के बारे में यदि आपसे और भी पूछा जाता बता सकते हो ना घरेलू कार्य में या औद्योगिक ईंधन के रूप में हम इसका प्रयोग नहीं करते। ना घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते, ना इसका औद्योगिक ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते। प्रयोग कहां करते हैं? हाइड्रोजन को अंतरिक्ष यानों में और उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वलक पदार्थों में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका सुरक्षित भंडारण करना बिल्कुल ही कठिन होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? इनको भविष्य का ईंधन कहते हैं दोस्तों। किसको? हाइड्रोजन को।
हाइड्रोजन का उपयोग घरेलू ईंधन एवं औद्योगिक ईंधनों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता दोस्तों, ठीक है ना। चलिए एक पॉइंट और है सबसे महत्वपूर्ण इसका, वो महत्वपूर्ण क्या है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है दोस्तों। ये मोटे तौर पे हो गया हमें ईंधन का ऊष्मीय मान की परिचर्चा। हमने अभी डिस्कस किया, अभी जो चर्चा की मैंने वो किसकी की, ईंधन का ऊष्मीय मान की चर्चा। क्या कहा मैंने, ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता, किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम, कितना, 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन के जलने के पश्चात प्राप्त होता है। 1 ग्राम ईंधन, 1 ग्राम ईंधन, कितने, ईंधन का 1 ग्राम वायु या ऑक्सीजन के जलने के पश्चात प्राप्त होता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाता है। इस द्वारा जो ईंधन द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये ऊष्मा को हम कैलोरी, किलो कैलोरी एवं जूल भी अथवा जूल भी बोल सकते हो। जूल में हम इसको व्यक्त करते हैं दोस्तों, किस में व्यक्त करते हैं, जूल में भी, जूल के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं, कैलोरी में भी व्यक्त कर सकते हैं और हम किलो कैलोरी में भी व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। किसी भी ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में यदि देखा जाए तो हाइड्रोजन का जो है ना ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है दोस्तों। किसका, हाइड्रोजन का सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन ईंधन के रूप में हम जब प्रयोग में लेते हैं तो इसका संचारण भंडारण जो होता है वो बहुत ही कठिन होता है दोस्तों। यदि आपसे कोई कह दे कि सुरक्षित भंडारण करना चाहिए हमें हाइड्रोजन को, तो सबसे मुश्किल है दोस्तों। चलिए, इसके अलावा ना हम इसको घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ना ही हम इसका प्रयोग हम औद्योगिक ईंधनों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। केवल इनका जो प्रयोग किया जाता है वो अंतरिक्ष यानों में किया जाता है तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वलकों में इनका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इन्हें हम हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन भी कहते हैं दोस्तों। चलिए, अब कुछ ऐसे होते हैं दहनशील पदार्थ जो हमारे जलने में सहायक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अदहनशील पदार्थ होते हैं जो आग बुझाने में सहायक होते हैं दोस्तों। अपने से जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो यह पूछा जाता है दहन के पोषक कौन से हैं, यानी दहन के यानी जलने में जो सहायक रूप से कार्य करता अवयव वो कौन से होते हैं। यदि किसी ईंधन को जलाना है तो इसके लिए सहायक अवयव के रूप में, पोषक के रूप में कार्य कौन करता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं सबसे मुख्य कार्य करने वाला है वो है ऑक्सीजन। कौन सा है दोस्तों, ऑक्सीजन। जी हाँ, सही कहा मैंने आपसे, ऑक्सीजन की डिस्कस करें, ऑक्सीजन या वायु होना चाहिए। आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछे जाएंगे दहनशील या ज्वलनशील। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसके बाद की टॉपिक हमने आपसे छेड़ लिया कि यहां पे कि दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ, कौन सा पदार्थ, दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ। उनसे पहले मैं आपको बता दूं ज्वलन ताप भी होता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ में क्या लग जाए, आग का रूप लग जाए, उष्मा के रूप में उत्पन्न होने लगे, क्या कहलाते हैं, ज्वलन ताप कहलाता है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है
क्या कर देता है, जलना शुरू कर देता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं दोस्तों। अब ये ज्वलनशील पदार्थ या ज्वलनशील क्या कहते हैं, दहनशील पदार्थ कौन है, जिनमें न्यूनतम ताप पे वो जलना प्रारंभ कर दे। कौन सा ऐसा पदार्थ है, जी हां दोस्तों मैं बता दूं, गंधक है ऐसे सबसे शानदार उदाहरण माना जाए ज्वलनशील और दहनशील पदार्थ के रूप में। कार्बन है दोस्तों, मोमबत्ती, मैग्नीशियम इत्यादि, ये सारे कुछ ऐसे पदार्थ है दोस्तों जो सबसे अधिक ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ के रूप में उदाहरण के तौर पे हमेशा व्यक्त किया जाता है दोस्तों। चलिए अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ की बात करें आपसे कि अज्वलनशील या अदहनशील पदार्थ कौन कौन से, तो आप आसानी से बता सकते हो, बालू, पत्थर, ईंट, मिट्टी, जो जलते नहीं है, भले उन पे कितना ही ताप डाल दिया जाए वो जलते नहीं है, अदहनशील और अज्वलनशील पदार्थ कहलाते दोस्तों। कुछ ऐसे होते हैं जो दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ को पोषक के रूप में यानी जलने में सहायक प्रदान करते, आसानी से जल जाए। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी दहनशील पदार्थ को या ज्वलनशील पदार्थ को जलाने में सहायक अवयव कौन से है, कौन से दहन के पोषक है जो आसानी से आग लगाने में सहायक होते हैं, जलने में ईंधन के रूप में, उष्मा के रूप में उत्पन्न करने में सहायक का कार्य करता है। तो आपको बताना दोस्तों, दहन के पोषक जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक हो, जलने की क्रिया में सहायक हो, किसी पदार्थ को जलाने में सहायक की तरह कार्य करता है, एज ए कोऑर्डिनेटर की तरह कार्य करता है, एज ए कोऑपरेट करता है, ठीक है, तो वो कौन सा है, तो दहन के पोषक के रूप में ऑक्सीजन की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे। और यदि अपने से कह दे दहन के अपोषक जो जलने में सहायक नहीं है, किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ हो या अदहनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ या दहनशील पदार्थ हो, इनमें जलने में सहायक नहीं है, बिल्कुल ही नहीं, बुझाने का कार्य करता है, जलाने के बजाय बुझाने का कार्य करता है। ऐसा कौन सा है, तो आपको बताना कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं अग्निशामक यंत्र के रूप में, हम इनका प्रयोग करते हैं दोस्तों। किनका, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, जैसे अपन ने आपको विदित हो कि मैं आपको डिस्कस किया, उसी तरह से मैं आपके यहां पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं लिख भी देता हूं। सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया ज्वलन ताप। ज्वलन ताप का मतलब जिस ताप पर पदार्थ जलना शुरू कर दे, वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ क्या कर दे, जलना शुरू कर दे, क्या कहलाता है, वह ज्वलन ताप कहलाता है। न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ कर देता है, क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करें ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ। किसकी बात करें, ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ की बात करें, वे पदार्थ जो जलते हैं, वे पदार्थ जो जलते हैं वो क्या कहलाते हैं, ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बात कर लूं तो कार्बन की बात कर लिया, गंधक की बात कर लिया, किसकी बात कर लिया, कार्बन, गंधक, इसके अलावा हमने बात किया मोमबत्ती, मैग्नीशियम इत्यादि। इत्यादि। अज्वलनशील या अदहनशील पदार्थ जो जलते नहीं है, ऐसे पदार्थ जो जलते नहीं है। ईंट, पत्थर, बालू इत्यादि।
जलते नहीं दोस्तों, ठीक है ना। अज्वलनशील या अदहनशील पदार्थ की बात करें। अब दहन के पोषक के रूप में कौन कार्य करता है? दहन पोषक। दहन पोषक का मतलब जो जलने में सहायक होता है, जो किसी पदार्थ को जलने में क्या करता है? सहायक के रूप तरह से काम करता है। तो दहन पोषक, दहन पोषक के रूप में कौन है? ऑक्सीजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? और अदहन अपोषक, अपोषक की बात करेंगे, जो जलने में सहायक नहीं होते, बुझाने में सहायक होते, आग को बुझाने में सहायक होते हैं। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, अपन अभी जो डिस्कस कर लिए वो दहन पोषक की बात कर ली, अदहन। इतना सब के बावजूद एक क्रियाएं जरूर आती है, वो ये पूछा जाता है, ये सब यदि इनमें से किसी भी प्रकार के पेपर में क्वेश्चन ना आए, सब ऐसे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। दहन पोषक कौन होते हैं और दहन पोषक तो कौन होते हैं, हाँ, ज्वलनशील पदार्थ कौन कौन से और अज्वलनशील पदार्थ कौन कौन से। फिर भी इस प्रकार की क्रिया के बारे में ना पूछा जाए और आपसे ये पूछा जाए कि सभी दहन की क्रियाएं जो होती है वो किस प्रकार की क्रियाएं होती है, ऑक्सीकरण होती है या अवकरण होती है। तो आपको बताना सभी दहन की क्रियाएं ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। सभी दहन क्रियाएं क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण क्रियाएं होती है। लेकिन सभी ऑक्सीकरण क्रियाएं दहन नहीं होती दोस्तों, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लो लेवल से यदि हाई लेवल की बात करें तो क्वेश्चन का कोई तो अस्तित्व नहीं है दोस्तों, उनमें हर प्रकार के क्वेश्चन को घुमाकर पूछे जा सकते हैं। यदि आपसे दहन के पोषक अदहन के पोषक नहीं पूछा गया आपके पास, तो वहां पे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि सभी दहन की क्रियाएं ऑक्सीकरण क्रिया हो सकती, लेकिन सभी ऑक्सीकरण क्रियाएं दहन की क्रियाएं नहीं हो सकती दोस्तों, या दहन नहीं होती। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, चलिए इसकी डिस्कस कर लेते हैं। सभी दहन क्रियाएं, सभी दहन क्रियाएं ऑक्सीकरण क्रिया होती है, लेकिन सभी ऑक्सीकरण की क्रियाएं दहन नहीं होती है, दहन नहीं होती। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं, ठीक है ना। सभी ऑक्सीकरण क्रियाएं दहन नहीं होती। दहन के लिए कुछ शर्तें भी होती है दोस्तों, दहन की कुछ शर्तें भी होती है। क्या होती है? सबसे पहले दहन की कुछ शर्तें का मतलब क्या कि दहन होने के लिए क्या क्या शर्तें? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना जरूरी है। किसकी होनी जरूरी है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना जरूरी है। दहन के पोषक पदार्थ की भी उपस्थिति होना जरूरी है, और ज्वलन ताप की प्राप्ति होना भी इसमें जरूरी है। ये कुछ शर्तें होती है जो शर्तें होना चाहिए। ये शर्तें के बगैर कभी भी दहन की क्रियाएं संभव नहीं है दोस्तों। कहीं कहीं तो मंद दहन की क्रियाएं होती है, कहीं कहीं अपने को स्वतः दहन की भी क्रियाएं होती है, कहीं कहीं विस्फोटक भी होता है, और कहीं कहीं द्रुत दहन भी होती। कुछ इस प्रकार की दहनें होती है जिनको हम कहते हैं दहन के प्रकार। क्या कहते हैं दोस्तों? दहन के प्रकार। दहन के प्रकार में जो हम अपनी बात किया वो मंद दहन भी हो सकता है, स्वतः दहन भी हो सकता है, और द्रुत दहन भी हो सकता है। द्रुत दहन का मतलब होता है रैपिड कंबशन। रैपिड, जैसे जलने के बाद दहन की वह क्रियाएं जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न होते हैं। दहन की वह क्रियाएं जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न होते हैं द्रुत दहन कहलाते हैं। जैसे माचिस की तिल्ली, माचिस की तिल्ली का जलना, पटाखों का फूटना, ये क्या कहलाता? द्रुत दहन कहलाता दोस्तों।
तुरंत अल्प समय में प्रकाश भी उत्पन्न करता है और उष्मा भी उत्पन्न करता है कुछ समय के लिए, सेकंड क्षण भर के लिए, वो क्या कहलाएगा? द्रुत दहन कहलाएगा। उसके बाद आते हैं मंदन दहन आती है, वो दहन की वह क्रियाएं जो धीरे धीरे संपादित होती है। क्या होती है? धीरे धीरे संपादित होती है, क्या कहलाता है? मंद दहन कहलाते हैं। शोषण जो होती है, शोषण की क्रियाएं होती है, शोषण की क्रिया क्या कहलाती है? मंद दहन क्रिया कहलाती है। यदि पूछा जाए तो आपको बता सकते हैं शोषण मंद का शोषण जो होता है मंद दहन का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। ठीक है ना? शोषण जो श्वास नली की प्रक्रिया हमारे साथ होती है वो भी एक दहन की प्रक्रिया के तौर काउंट किया जाता है। स्वतः दहन, जैसे फास्फोरस का जलना, स्वतः जलना हो गया। फास्फोरस का जलना क्या कहलाता है? वह क्रिया जो बिना किसी बाहरी उष्मा का ही संपादित हो जाता है। वह क्रिया दहन की वह क्रिया जो बाहरी उष्मा का बिना बाहरी उष्मा के ही संपादित हो जाते हैं, उनको बाहर की उष्मा से देने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की बाहरी उष्मा की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाती है? अपना स्वतः दहन कहलाती है दोस्तों, ऑटो कंबुशन कहलाती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है फास्फोरस का जलना। किसका? फास्फोरस का जलना। आप अच्छे उदाहरण बता सकते हो, कह सकते हो फास्फोरस का जलना या फास्फोरन का ज्वलन जो होता है वो स्वतः दहन कहलाता है। इस तरह से हमने देखे दहन के प्रकार भी देख लिए, दहन की शर्तें की भी बात कर लिया। दहन की शर्तें जो होती है उसमें पोषक पदार्थ के रूप में होना जरूरी है, उनकी जलनशील पदार्थ होना जरूरी है और ज्वलन ताप होना जरूरी है कि न्यूनतम ताप कितना होना चाहिए। किसी भी दहन की सबसे पहला शर्त है कि ज्वलन ताप, न्यूनतम ताप, वो न्यूनतम ताप जिससे पदार्थ जलना स्टार्ट कर दे, प्रारंभ कर दे। दूसरा, पोषक जो उनके दहन के पोषक रूप में सहायक के रूप में काम करे वो होना जरूरी है, तभी जल सकता। और वैसे पदार्थ प्रयोग करे जो जलने में सही हो। ठीक है ना? तो ये शर्तें होती। इसी प्रकार अपन ने नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लिया अपन ने कि दहन के प्रकार। द्रुत दहन की बात की मैंने। द्रुत दहन का मतलब वह दहन की वो क्रियाएं होती है जो अल्प समय के लिए उष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करती है, जैसे पटाखे का फूटना, माचिस की तिल्ली का जलना की बात कर ले। उसके बाद अपन ने यहाँ पे बात कर लिया मंद दहन की बात कर लिए। मंद जो धीरे धीरे कार्य संपादित करता है, जैसे शोषण, मंद दहन का सबसे अच्छा उदाहरण की अपने डिस्कस कर लिया। इसके अतिरिक्त अपन ने डिस्कस कर लिया दोस्तों स्वतः दहन की बात करें, जिनको बाहरी उष्मा की देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, किसी भी प्रकार की बाहरी उष्मा की आवश्यकता नहीं होती है और स्वतः ही जलना स्टार्ट कर देता। और ऐसे उदाहरण माने जाते हैं फास्फोरस का ज्वलन। ठीक है ना? फास्फोरस का जलना। चलिए इसी तरह से हम आगे की टॉपिक डिस्कस करते हैं दोस्तों। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है विस्फोट, एक्सप्लोजन। इनसे भी क्वेश्चंस बन के आते हैं। एक्सप्लोजन की बात करें, विस्फोटक पदार्थ की बात करें, विस्फोट दहन की वो क्रिया जो बाहरी दाब या प्रहार के प्रभाव से उत्पन्न होती है, जो बाहरी दाब या प्रहार से उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? विस्फोट कहलाती है। दहन की वह क्रिया जो बाहरी दाब या प्रहार से उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? विस्फोट कहलाती है। जैसे पटाखों का फूटना, किसका फूटना? पटाखों का फूटना, बम का फूटना, ये सारे के सारे क्या कहलाती है? अपने विस्फोट के उदाहरण होते दोस्तों। चलिए इन सब के अलावा आप बात करेंगे, हम रॉकेट फ्यूल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रॉकेट फ्यूल की। रॉकेट फ्यूल को हम क्या कहते हैं दोस्तों? रॉकेट फ्यूल को हम प्रणोदक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रणोदक। यदि अपने से पूछ लिया जाए कि रॉकेट में जो ईंधन अपन प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रणोदक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रणोदक। रॉकेट के प्रणोदन के लिए प्रणोदक ऊर्जा होना आवश्यक होता है। प्रणोदक वैसे ईंधन है जो हमेशा दहन के पश्चात कोई भी प्रकार के अवशेष नहीं बचता है। जैसे ही इसमें दहन की क्रियाएं होती है तो दहन के पश्चात उनमें किसी भी प्रकार के अवशेष नहीं बचे, वही क्या कहलाता है? रॉकेट का ईंधन, और हम उसे प्रणोदक कहते हैं। प्रणोदक के दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैस रॉकेट के पिछले भाग से तीव्र गति से, बहुत ही तीव्र गति से बाहर निकलते रहती, बहुत ही तीव्र गति से, जिससे रॉकेट का इच्छित दिशा जो होता उनका उसमें वो प्रणोदन होते रहते हैं। यानी रॉकेट आगे की ओर भागती रहती है और उनसे निकलता हुआ धुआं जो होती है, जो गैस होती है ईंधन के रूप में, वो पीछे की ओर निकलती होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रणोदक। प्रणोदक दो प्रकार के होते दोस्तों, ठोस भी होते हैं और द्रव भी होते हैं। ठोस और द्रव, अल्कोहल, द्रव हाइड्रोजन,
द्रव अमोनिया, केरोसिन, हाइड्रोजन आदि ये सारे के सारे जो है द्रव प्रणोदक है और इन्हीं का हम प्रयोग करते हैं कहां, बेसिकली रॉकेट ईंधन के रूप में। द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग हम करते हैं, द्रव अमोनिया का प्रयोग करते हैं, इन सब का तो हम ज्यादा प्रयोग करते हैं दोस्तों रॉकेट ईंधन के रूप में। चलिए आज अपन ने डिस्कस जो किया वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक थी हमारे बीच में, वो था दहन के बारे में, ईंधन का ऊष्मीय मान के बारे में। अब हम आगे की परिचर्चा में डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम की, क्योंकि अपना पेट्रोलियम का टॉपिक अभी बाकी था, तो पेट्रोलियम की टॉपिक की भी डिस्कस करेंगे कि पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम का अर्थ क्या होता है। पेट्रा प्लस ओलियम, चट्टान से प्राप्त ऑयल को हम कहते हैं पेट्रोलियम, ठीक है ना। इनके रंग कैसे होते हैं, पेट्रोलियम के रंग होते हैं वो भूरे काले रंग का एक तेलीय द्रव होता है दोस्तों। क्या होता है, भूरे काले रंग का एक तेलीय द्रव होता है जिसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। क्या होती है, विशेष प्रकार की गंध होती है। यह वस्तुतः कई हाइड्रोकार्बनों के मिश्रण होते हैं, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैसीय भी हो सकता है। चलिए दोस्तों इसी टॉपिक की हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम।